सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो भरना है। जिन भी भाई बहनों का रीट आधारित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 में सिलेक्शन हो गया है, उन लोगों को सबसे पहले प्रोसेस क्या करनी है, स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए एक आदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया, आप लोग देख पाएंगे। उस आदेश में स्पष्ट लिखा है, ये 20 जून 2023 का आदेश है। इसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 1 एंड लेवल 2 की जो सीधी भर्ती चल रही है, उसमें आपको किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके क्या क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारा कुछ इसमें लिखा गया है। हमने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं हमारे चैनल पे, तो आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। तो इस आदेश में ये लिखा गया है कि आप लोगों को रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से, ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल अपन अभी चर्चा करेंगे आगे, किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म वो भरना है, स्क्रूटनी फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी तरह की मिस्टेक्स नहीं हो और आगे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो कुछ लंबे अवश्य बनते हैं, लेकिन उसमें जानकारी एकदम सारगर्भित और एकदम पूरी देने का प्रयास करते हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा अवश्य देखें। चलिए सीधा हम लोग, आप एसएसओ लॉगिन करेंगे, आपको एसएसओ आईडी लगा करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते ही आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करके आप इस यहाँ आ जाओगे। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सबसे पहले ये माई रिक्रूटमेंट जो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, ऐसा ऑप्शन खुलेगा, ये वाला ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप लोगों को डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, इस वाले पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल फॉर्म स्क्रूटनी की चल रही है आजकल में, वो आपके सामने शो हो जाएगी। आपको अप्लाई नाउ यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप को आपको राइट का टिक करते हुए ओके करना होगा। ठीक है, ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरा पॉपअप आपके सामने शो होगा। इसमें आप लोगों को पॉपअप को ओके करना है और ये जो लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना अनिवार्य है। यदि आप इस लिंक को क्लिक करके, वो जो अभी अपन ने आदेश देखा था, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो आदेश दिखेगा। वो आदेश में जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो पढ़ने अनिवार्य है। वो आप पढ़ करके उसके बाद इसको ओके करेंगे तो ही आगे खुलेगा, अन्यथा नहीं खुल पाएगा। जैसे ही आप ओके करके खोलेंगे, आपके सामने आपकी डिटेल, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए जो आवेदन फॉर्म भरवाया गया था, उसमें आपने जो डिटेल डाली थी वो सारी डिटेल आपके सामने शो होगी। आप लोग अपना रोल नंबर, ये डिफॉल्ट रहेंगे, इनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आवेदन पत्र क्रमांक, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मेरिट क्रमांक आपको नहीं भराना है। विज्ञापन संख्या ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पद ग्रेड संख्या, ये ऑटोमेटिक, अपने को कुछ नहीं करना है। आपने जिस भी आवेदन फॉर्म को सीधा मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या भरना होगा। सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, आपको यहाँ पे क्लिक करते ही बोर्ड कीबोर्ड खुलेगा, इस खुद का साइड का, उस कीबोर्ड में से अक्षरों को सिलेक्ट करते हुए ही आप लिख पाओगे, आप टाइप नहीं कर पाओगे। आवेदक का पूरा नाम इंग्लिश में ये ऑटोमेटिकली आएगा। यदि किसी भी के आवेदन फॉर्म भरते समय मिस्टेक रह गई थी तो ये अभी यहाँ सुधार करने का कोई अवसर नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपको पिता का नाम, अपना फादर का नेम है वो हिंदी में भरना है, इंग्लिश में भरा हुआ आएगा। मदर का नेम आपको हिंदी में टाइप करना है और इंग्लिश में अपने आप क्या आएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी फीड होगी। आपकी आयु है वो 1 जनवरी 2024 के अनुसार कितनी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ फीड आएगी। आपकी नागरिकता और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी आपने आवेदन फॉर्म भरते समय जो सिलेक्ट की थी, वो कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ आपको दिख जाएगी। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे निःशक्त श्रेणी वगैरह आपकी जो भी है वो यहाँ भरा हुआ ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। यदि आप विवाहित हैं, अविवाहित ना होकर के जो विवाहित महिलाएं हैं, उन लोगों के यहाँ पति का नाम और विवाह की तिथि भरनी होगी। इतना भरने के बाद आप आगे वाले पेज में जाएंगे तो यहाँ देखिए वापस वो आ रहा है, विवाह स्थान कहाँ आपका मैरिज हुआ, विवाह पंजीयन संख्या, पंजीयन का स्थान। यदि मैरिड महिला है और उसने आवेदन फॉर्म भरते समय अविवाहित लिखा है तो अभी आप उसको विवाहित कर सकते हैं। और यहाँ पंजीयन संख्या, यानी आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिएगा। अनुसूचित क्षेत्र विवरण, यानी टीएसपी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो हाँ करेंगे, अन्यथा ना। ये तो ऑटोमेटिकली हो रखा है क्योंकि आपने आवेदन फॉर्म भरा था पहले, उसमें दर्ज किया था। संतान संबंधी विवरण, यहाँ आपको भरनी है कुल संतान टोटल कितनी है, 1/1/2000
1/6/2002 से पहले कितनी थी और बाद में कितनी। अब यहाँ जो भी आपके संतान हैं उनका आपको पूरा विवरण डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ और उनके जितनी भी आपकी संतान है उनका विवरण डालते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो आगे वाले पेज में आपसे पूछा जाएगा भूतपूर्व सैनिक वगैरह आप हैं या नहीं हैं, सेवारत कर्मचारी आप हैं या नहीं हैं। ये नहीं क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने आवेदन फॉर्म भरा था उस समय नहीं किया हुआ था। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, आपकी तहसील को सिलेक्ट करेंगे। अन्य कोई टिप्पणी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपका जन्म स्थान, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील जो भी है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगले बॉक्स में देखिएगा आप लोगों को आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपको ये जो इंग्लिश में एड्रेस है वो ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा, आप लोगों को हिंदी में एड्रेस है वो टाइप करना होगा, हिंदी में भर करके इसको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पार्ट्स है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को सावधानी से भरना है। आपने 10th की डिटेल पहले आवेदन फॉर्म भरा उस समय भर रखी है, इसलिए 10th की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, कौन से साल में किया आपने, आपके रोल नंबर क्या थे वगैरह वगैरह, ऑटोमेटिक परसेंटेज वगैरह सब दिख जाएंगे। केवल आपको टोटल पूर्णांक कितना था और आपके नंबर कितने आए वो आप लोगों को भरना है, बाकी सारी चीजें भरी हुई आएगी। उसके इसको है ना अगले भाग में क्या होगा, इसके नीचे एक लाइन आएगी, आप लोग यहाँ देख पाएंगे। उस लाइन को आप ऐसे आड़ा खिसकाएंगे तो आपके सामने ये वाली जो लाइन आ रही है, आप इसको ऐसे आड़ा खिसकाएंगे तो इसको आगे का भाग आपके सामने खुलेगा। उसमें देखिए क्या लिखना है। जैसे ही आपने ये लिखा इतने में से इतने नंबर आए, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ रखे हैं। कोर्स की अवधि कितने साल का कोर्स था, 12 आपको मंथ में लिखना है। ये जो 10th 12th होता है वो कितने महीने का होता है, 1 साल का, 12 महीने का। आपकी जारी दिनांक यानी जो मार्कशीट रिजल्ट जारी कितनी तारीख को हुआ वो रिजल्ट जारी की डेट लिखनी है और आप लोगों को यहाँ उसकी पीडीएफ सेलेक्ट करनी है। पीडीएफ है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ की साइज है वो 1 MB से ज्यादा नहीं हो। उसके बाद आप लोग देखेंगे 10वीं के बाद हायर सेकेंडरी, आपने 12वीं की डिटेल नहीं भरी थी तो भर सकते हैं। यहाँ आप जैसे इस पे टिक करोगे, ये जो बॉक्स आ रहे हैं छोटे छोटे, इनमें आप जैसे टिक करेंगे तो ये सारी चीजें खुल जाएगी। उसमें आप लोगों को सारी डिटेल, बोर्ड का नाम, कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, आर्ट्स साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट था वो भरना है, कौन से साल में आपने उसमें अध्ययन किया, आपके रोल नंबर क्या थे, ऐसे ही डालते आप क्लिक टू फेच इस पे करेंगे, आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी बोर्ड की वेबसाइट से, आपका डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी प्रकार से स्नातक, आप यदि सेकंड लेवल से हैं, आपने स्नातक कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप लोगों को इस कॉलम में भरनी है। इतना भरने के बाद आप आड़ा यूं खिसकाएंगे तो उसमें आगे की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, आपको प्रत्येक की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपने यदि अधिस्नातक यानी एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, आपने पात्रता परीक्षा नेट सेट कैट कुछ भी कर रखा है वो, और जो भी एसटीसी वाले बीएसटीसी वाले हैं उन लोगों के लिए देखिए क्या होगा। ये जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ये आपने कहां से कर रखी वो आपने भरा हुआ है, इसमें आप लोगों को प्राप्तांक पूर्णांक ये भरने होंगे और इसको सिलेक्ट करना होगा। बीएसटीसी लिख देंगे, इसमें आपने डीएलईडी कर रखा है तो डीएलईडी लिख देंगे, जो आपने कोर्स कर रखा है वो लिख देंगे। ये आपने आड़ा खिसका के बात कर ली, इसमें आप लोगों को रिजल्ट जारी होने की डेट और पीडीएफ अपलोड करनी है। ठीक है, यदि आपने बीएसटीसी के अलावा और कोई डिग्री कर रखी हो तो आप इसको सेलेक्ट करें, उस डिग्री को भरें, उसकी यूनिवर्सिटी भरें, सन भरें, सारा कुछ भर करके आप इसमें कर सकते हैं। जो भी आप डिटेल भरेंगे उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। अब आगे है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है तो आपको यहाँ टिक करना होगा। यानी जिस समय आपने आवेदन फॉर्म भरा, आवेदन की अंतिम तिथि से तक आपकी शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं थी तो आप लोगों को यहाँ टिक करना है, अन्यथा आपको इसको नहीं छूना है। इंटर्नशिप यदि आप पे लागू है तो करें, अन्यथा इसको आपने इस भर्ती के लिए इंटर्नशिप की कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए आपको इसको नहीं छूना है, छोड़ देना है। जैसे ही आप अगले कॉलम में आएंगे
तो देखिए एंट्रीशिप वाला अपने पे लागू नहीं था इसलिए आपको टिक नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन वाला भी अपने पे लागू नहीं इसलिए इसको आपको टिक नहीं करेंगे। यदि आवेदक द्वारा ब्लैक लिस्टेड वर्जित हैं तो उसका आपको डिटेल भरना है, ये नहीं है तो आपको इसको नहीं छूना है। ये करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगला पेज एक्सपीरियंस डिटेल, अरे पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, इसकी अपने को आवश्यकता नहीं इसलिए इस हिस्से को आपको भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतिरिक्त विस्तृत सूचना, आप पहले कहीं रह चुके हैं किसी पोस्ट पे तो आप लोगों को ये चीजें भरनी है, अन्यथा भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे तो यही आएगा, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं, यानी आप 40 साल जो उम्र है उसमें यदि छूट चाह रहे हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु की छूट प्राप्त करने के अधिकारी। जैसे आप इसको टिक करेंगे, आप छूट क्यों ले रहे हैं उसके विवरण आपको यहाँ डालना है। यदि नहीं ले रहे हैं तो आपको टिक नहीं करना है। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह प्राप्त किया है तो इस पद का चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण दें। यानी किसी के पास खेल सर्टिफिकेट या ऐसा कोई आपके पास सर्टिफिकेट है उसका आप इंद्राज करना चाहें तो इसको टिक करेंगे, अन्यथा इसको छूने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो जो आपकी पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो, उसे किस पद के चयन में सहायक हो तो उसका विवरण दें, अन्यथा नहीं। ऐसा रीड में कहीं कोई नहीं है तो अपने को नहीं करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे फोटो और आपका सिग्नेचर, वर्तमान का जो फोटो है आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफिकेशन में आपको फोटो और सिग्नेचर की जेपीजी या जेपीईजी इन दो फॉर्मेट में ही आप फोटो अपलोड कर पाएंगे। फोटो की साइज कम से कम 50 KB हो और अधिकतम 100 KB होना जरूरी है, 50 और 100 के बीच में हो। और सिग्नेचर के लिए कम से कम 20 KB और अधिकतम 50 KB के बीच हो सकता है। जैसे आप ये फोटो और दोनों अपलोड करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इसमें आप लोगों को एप्लीकेंट चेकलिस्ट, ये जो चेकलिस्ट है इसमें हाँ ना जो में सिलेक्टेबल चीजें हैं वो करनी है। इसको सेलेक्ट करते समय आपको पढ़ करके अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ ये भरना है, अन्यथा आप मिस्टेक कर बैठेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट। ये जो अपन ऑफलाइन चेकलिस्ट बाद में भरेंगे वो अभी ऑनलाइन में भी एक बार देख लें। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वदा अनुरूप हैं या उससे किंतु सक्षम। अपने यदि अनुरूप हैं यानी जो शैक्षणिक योग्यता क्या थी 12th और प्रशैक्षणिक योग्यता फर्स्ट लेवल वालों के लिए STC, यदि ओके हैं तो आपको अनुरूप वाला बनना है। और यदि अनुरूप नहीं है, भिन्न है लेकिन उसके समकक्ष है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है। आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त थी अपने को पहले तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, बाद में थी तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। कई लोग ऐसे थे जो अध्यापक रीट वाली भर्ती हुई, ये जो अभी उसमें शैक्षणिक योग्यता आपकी जैसे 12th या BSTC चल रही थी पर शैक्षणिक योग्यता, और आपने आवेदन फॉर्म भर दिया था, आपका रिजल्ट बाद में आया तो आप लोग यदि अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में परीक्षा में सम्मिलित नहीं थे, ये करोगे तो आप इसके अयोग्य हो जाओगे। आप लोगों को ये वाला, आप पहले से पास हो तो फिर इन चीजों को सिलेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अपने पे लागू नहीं है उन चीजों को सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई, साक्षात्कार की स्थिति में साक्षात्कार तिथि तक, ये अपने को छूने की आवश्यकता नहीं है। केवल साक्षात्कार के अंक में चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण हैं, ये उनके लिए अपने साक्षात्कार वाला मैटर ही नहीं है। तो आप जैसे ही आगे चलेंगे तो आगे देखिए और पूछ रहा है, अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी से है या भिन्न श्रेणी से हैं तो आप उसी श्रेणी से आप इसको कल सेलेक्ट करोगे। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था और उसके बाद सम्मिलित हुआ था, आवेदन की तिथि से पूर्व आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसके राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, आपको इसको सेलेक्ट करना है 1 नंबर को। TSP एरिया के निवास संबंधी केवल TSP क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू, अपने को जो TSP क्षेत्र के हैं उनको यस करना है, बाकी लोगों को इसे नहीं छूना है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जो अदर स्टेट के हैं उनको यस करना है, बाकी को इसको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
अब अनुभव, यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किया या उससे पूर्व अपने इसमें यो अनुभव वाला कहीं कोई भरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि आयु क्या है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा न्यूनतम क्या थी 18 साल और अधिकतम क्या है 40 साल। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों वर्गों के लिए दे छूट की सामान्य प्रावधान, यदि आपने छूट लेना चाह रहे हैं राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी और आप छूट लेना चाह रहे हैं तो टिक करेंगे, अन्यथा आपको टिक नहीं करना है। आप भले ही इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन आपकी उम्र ही अभी 40 तक नहीं हुई है, आप 20-22 साल के हैं तो आप लोगों को इसे सिलेक्ट करने की आवश्यकता कतई नहीं है। जो आयु में छूट लेना चाह रहे हैं उन्हीं के लिए ये भरना है, बाकी लोगों को इसमें नहीं छूना है। आगे वाले पे आप देखें तो राज्य के कारोबार में संस्थाई सबटेटिव रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों में, जिला परिषदों, राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रम निगमों के कार्यकलापों के इस संस्थाई रूप से सेवारत अधिकतम आयु सीमा 40 साल है। यानी ये सारा का सारा आयु सीमा में छूट को लेकर के मैटर है, इसमें अपने को कहीं कोई छूने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये सारी अंडरटेकिंग कंप्लीट होने के बाद आप सेव एंड जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। उनको अपलोड करने के लिए आपको देखिए उपाधि प्रमाणन, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी यानी 10th की मार्कशीट, जारी क्रमांक व दिनांक। यहाँ जारी क्रमांक में 10th की मार्कशीट के ऊपर की तरफ सबसे ऊपर 0, 1 जैसे जो नंबर होते हैं वो वाले नंबर आपको यहाँ डालने हैं। किसी के 6 डिजिट होंगे, किसी के 7 होंगे, किसी के 8 होंगे, तो उसके क्रमांक नंबर आपको मार्कशीट के डालने हैं। सीरियल नंबर, रोल नंबर यहाँ नहीं डालोगे। जारी क्रमांक आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी मार्कशीट है उनमें ऊपर की तरफ जो क्रमांक नंबर डले होते हैं वो क्रमांक नंबर आपको यहाँ डालने हैं और कुछ डेट को जारी हुई वो डेट आपको यहां डालनी है। डेट सबसे नीचे लिखी होती है मार्कशीट में। संलग्नक संख्या यानी आप कितने पेज उसमें अपलोड कर रहे हो। जैसे मार्कशीट 1 पेज की है तो आप लोग यहाँ 1 लिखोगे। कोई मार्कशीट जैसे 2 पेज की है तो आप 2 लिखेंगे। कोई मार्कशीट जैसे एसटीसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और जो डिग्री है वो 3-4 पेज हो जाते हैं। जितने पेज हो उतने पेज आपको यहाँ नंबर लिखना है और यहाँ आप पीडीएफ जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ जो आपके जहां सेव कर रखी वहां से आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों को हाई सेकेंडरी की मार्कशीट, हाई सेकेंडरी जिन्होंने सन 2010-11 से पहले की थी उनके प्रमाण पत्र और मार्कशीट अलग अलग है, तो आप लोगों को प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों को एक साथ पीडीएफ बना लेना है। उनमें यहाँ क्रमांक डाल दोगे, यहाँ डेट डाल दोगे जारी होने की, यहाँ कितने पेज हैं 1 या 2 जो भी है उनको यहाँ से लिख लोगे। स्नातक, बीए, बीकॉम, बीएससी आपने जो कर रखी है उनकी सारी मार्कशीट है, केवल फाइनल ईयर की नहीं डालनी है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल और आपकी यदि डिग्री आ गई तो उस डिग्री को भी डालेंगे यहाँ पे। उसका सबसे जो लास्ट वाली मार्कशीट है या डिग्री है उसके क्रमांक यदि दे रखे हैं तो वो लिख दें। यदि क्रमांक किसी किसी के नहीं होते हैं मार्कशीट के तो आप लोग रोल नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ डेट लिखनी है वो जारी होने की। यहाँ उसमें कितने पेज आप अपलोड कर रहे हैं, 2 या 3, 4 जो भी कर रहे हैं उनकी संख्या लिखेंगे और पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। उपाधि प्रमाण पत्र, यदि स्नातक यानी आपने एमए वगैरह ऐसा कुछ कर रखा है तो उसका डिटेल भरे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। चरित्र प्रमाण पत्र, ये चरित्र प्रमाण पत्र आपकी अंतिम शैक्षणिक संस्था किससे लेना है, अंतिम आपने जहां पढ़ाई की है शैक्षणिक, जहां से योग्यता आपने प्राप्त की है वहां से आपको अंतिम संस्था से जारी करवाना है और आप यहां उसकी पीडीएफ अपलोड करेंगे। ठीक है साथियों, जिन्होंने भी एसटीसी, बीएड या बीए, एमए जो भी किया है लास्ट में, उस संस्था का, अंतिम संस्था का आपको करेक्टर सर्टिफिकेट डालना होगा। वो करेक्टर सर्टिफिकेट का क्रमांक लिखना है, वो किस डेट को जारी हुआ, उसमें कितने पेज हैं और पीडीएफ अपलोड करेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र किसके लिए काम की है, जो व्यक्ति पहले किसी गवर्नमेंट सर्विस में लगे हुए हैं वो लोग यदि एनओसी उन्होंने लिया है डिपार्टमेंट से तो वो एनओसी आपको अपलोड करना है, अन्यथा नॉर्मल जो भी भर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने में मैं आपको पहले स्थिति स्पष्ट कर दूं कि विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व
यानी अंतिम तिथि जो थी आवेदन फॉर्म भरने की, विज्ञप्ति जारी होने से पहले का हो तो भी चलेगा, अंतिम तिथि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का बनाया हुआ मूल निवास यदि आपके पास उपलब्ध है डिजिटली बना हुआ तो वो अपलोड करें, अन्यथा आप लोग नया वाला भी अपलोड कर सकते हैं। उस मूल निवास के क्रमांक, वो किस डेट को जारी हुआ, उसमें कितने पेज हैं, और अपलोड करोगे। जैसे ही आप लोग यहाँ उसके टोकन नंबर डालोगे, यहाँ देखिए यहाँ दो तरह के ऑप्शन हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र के टोकन नंबर और डेट डाल के आप डाटा फेच करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। यदि आपने अभी नया बना रखा है, 1-2 साल पहले का है, तो भी आप जैसे डालेंगे फेच हो जाएगा। यदि डिटेल फेच नहीं होती है तो आपको पीडीएफ अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आगे जाति प्रमाण पत्र, जिनके जाति ईडब्ल्यूएस है, जाति प्रमाण पत्र है, वो वाला यदि है आपके SC ST OBC MBC कैटेगरी के हैं, जनरल वालों को ये नहीं करना, बाकी को यहाँ आपको टोकन नंबर वो जो है उसके प्रमाण पत्र के वो डालने होंगे, और यहाँ आपको डेट डालनी, किस डेट को वो जारी हुआ, और जैसे ही आप फेच पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली पीडीएफ ये यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा, अपलोड हो जाएगी। यदि डाटा किसी वजह से नहीं फेच होता है तो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अटेंशन फॉरम, इसको लेकर के काफी लोगों के मन में शंकाएं चल रही है। अटेंशन फॉरम क्या है? तो अटेंशन फॉरम मैं आपको बताऊंगा। अटेंशन फॉरम को आप किस प्रकार से भर सकते हैं, उस अटेंशन फॉरम भरने की डिटेल जानने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने अटेंशन फॉरम और जितने भी दूसरे फॉर्म है, आय प्रमाण पत्र, अटेंशन फॉरम, आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उनको आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, उनको किस प्रकार से भरेंगे, वो डिटेल मैंने अलग वीडियो बना रखा है, उसमें डाली हुई है। आप उस वीडियो को अवश्य देखें। और सारी पीडीएफ यदि आप चाह रहे हैं आय प्रमाण पत्र की, अटेंशन फॉरम की, तो मैंने उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाल रखी है, आप वहां से डाउनलोड करके आराम से भर सकते हैं। देखिए अटेंशन फॉरम में आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं क्या है अटेंशन फॉरम, कैसा है। ये आपके सामने दिख रहा है अटेंशन फॉर्म। इस फॉर्म को आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं, देखो ये अटेंशन फॉर्म है, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे आराम से। इसको कैसे भरना है इसका अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अपन सीधा वापस उसी पे चलते हैं, देखते हैं आगे का। तो अटेंशन फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब अटेंशन फॉर्म का क्रमांक कहां से डालेंगे, है ना। तो आपने क्रमांक यदि नोटरी वगैरह करवाया तो उसका क्रमांक डाल सकते हैं, या आप एक नंबर डाल सकते हैं, किस डेट को आपने बनाया वो डेट डाल दें और हो जाएगा ओके। ठीक है। अन्य प्रमाण पत्र, यदि आपके पास और कोई प्रमाण पत्र जैसे खेल सर्टिफिकेट वगैरह या कोई दूसरा सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई विधवा महिलाएं हैं उनका यदि कोई सर्टिफिकेट है, कोई तलाकशुदा है उसका सर्टिफिकेट है, तो अन्य किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप उसको यहाँ पे एक साथ डाल करके अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका फॉर्म है वो पूरी तरह से प्रीव्यू आपको दिखाएगा, उसको अच्छी तरह से प्रीव्यू को देख लें। प्रीव्यू देखने के बाद ही फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने फीस भरने का ऑप्शन खुलेगा। आप लोगों को 100 रुपए फीस अदा करनी होगी। वो 100 रुपए फीस भरने के बाद आपका अटेंशन ये स्क्रूटनी फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा। आप कम से कम 2 प्रतियों में प्रिंट करें, क्योंकि आपको वहाँ स्क्रूटनी फॉर्म 2 प्रतियों में मांगा जाने वाला है। उसके प्रत्येक पेज भी अपने सिग्नेचर कर दें और ये रहेगा आपके स्क्रूटनी फॉर्म की प्रोसेस। ठीक है साथियों, आप हमारे इस रीट आधारित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 5-7 वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप जिस भी तरह की जानकारी चाहें, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले मैं क्या तैयार करूँ, साला दर्पण पे कैसे होगा, कहाँ जाना होगा डॉक्यूमेंट्स, सारी जो भी आपकी शंकाएं हैं उसका निस्तारण हम लोगों ने वीडियो में कर रखा है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।